नमस्कार, मैं अंकित मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज ओशियन में। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और लेफ्ट और कांग्रेस की शाख दांव पर लगी हुई है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व, टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस की बात करें और तमाम पार्टियों की जो परिस्थिति है वो सब कुछ, इज्जत, सम्मान और अस्तित्व सब कुछ दांव पे लगा हुआ है। इसमें से लेफ्ट फ्रंट की बात करें तो उनका अस्तित्व भी दांव पे लगा हुआ है, क्योंकि केरल एकमात्र ऐसा विधानसभा है जहां पर लेफ्ट फ्रंट की सरकार है। बाकी वो अपने गढ़ में ही हार चुकी हैं और अपना पूरा राजनीतिक क्षेत्र खो चुकी हैं। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी समेत सभी 5 राज्यों में होने वाला विधानसभा चुनाव के तारीख की घोषणा कर दी है। इस ऐलान के बाद सत्ता की लड़ाई तेज हो गई है, लेकिन इन 5 राज्यों के चुनाव की अहमियत को बड़े ही बारीकी से समझने की जरूरत है। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप सभी दीजिएगा। आप में से कई लोग छात्र भी होंगे तो पूरे वीडियो को देखिएगा। कुछ फैक्ट भी हैं, उनको आप नोट कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। इन राज्यों के पुराने राजनीतिक समीकरण और परिणाम को वर्तमान से तुलना करें तो बहुत कुछ बदल चुका है। जहां भारतीय जनता पार्टी के कद दक्षिण और पूर्व के राज्यों में तेजी से बढ़ रहा है, वहीं लेफ्ट के पार्टियों, कांग्रेस व क्षेत्रीय पार्टियों की शाख पूरी तरीके से दांव पर है। वामपंथी पार्टियों की बात करें तो केरल में मात्र इनकी सरकार है और वो भी हारने के बाद ये भारतीय राजनीति से पूरी तरह लेफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक यही देखा गया है कि जिन जिन राज्यों से कम्युनिस्ट पार्टी जा रही है वह दोबारा सत्ता पर काबिज हो, उसके लिए बड़ी चुनौती हो जा रही है। यानी सत्ता में काबिज होना उनके लिए बड़ी चुनौती है। त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और केरल लेफ्ट के गढ़ रहे हैं। भारत में केरल, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल ही वामपंथी दलों के गढ़ रहे हैं, लेकिन वर्तमान में मात्र केरल ही इनके हाथ में बचा है। पश्चिम बंगाल में लगातार लेफ्ट पार्टियों की शाख गिरती जा रही है। बात करते हैं 10 साल पहले की, जब 2011 में 34 साल से पश्चिम बंगाल की सत्ता में काबिज लेफ्ट पार्टियों की सरकार सत्ता से हट गई थी। इस चुनाव में लेफ्ट फ्रंट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट सीपीआईएम दोनों मिलकर मात्र 62 सीट प्राप्त किए थे 2011 में पश्चिम बंगाल में। उसी वक्त ममता बनर्जी की सरकार आई थी। वहीं बात करें टीएमसी की, यानी ममता बनर्जी की पार्टी की, तो पहली बार सत्ता में आई ममता बनर्जी की पार्टी ने रिकॉर्ड 184 सीटें प्राप्त की थी। भाजपा का भले ही खाता न खुल पाया हो, लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस ने भी 42 सीटें प्राप्त की थी और तृणमूल कांग्रेस के साथ गठबंधन की सरकार बनाने में सफल रहा। वहीं बात करें 5 साल बाद की 2016 के चुनाव की, तो लेफ्ट फ्रंट को और भी बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। इस चुनाव में लेफ्ट फ्रंट को मात्र 31 सीटों का नुकसान भुगतना पड़ा और मात्र 27 सीटें प्राप्त हुई। यानी कि लेफ्ट फ्रंट को सिर्फ 27 सीटें, वो भी 2 पार्टियां मिलकर 27 सीटें प्राप्त की, तीसरे स्थान पर खिसक गई थी। जबकि 44 सीटों के साथ कांग्रेस 2 सीटों की बढ़ोतरी कर दूसरे स्थान पर पहुंच गई, यानी कि पहले से 2 सीटें अधिक पाई। वहीं बात करें टीएमसी की, तो इस चुनाव में ममता का जादू और भी तेज चला। ममता को 29 सीट का फायदा हुआ और पार्टी 211 सीटों के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। अकेले दम पे सरकार बनाने में सफल रही। अब बात कर लेते हैं भाजपा की, तो भाजपा भी शून्य से बढ़त मिली। 2011 में बीजेपी को 0 सीट मिली थी। 2016 में भारतीय जनता पार्टी को 0 से बढ़त मिली और 3 सीटों पर पहुंच गई। 3 सीट गिनने में बहुत कम लगता है, लेकिन अभी इसके बैकग्राउंड में हम जाएंगे, वीडियो अंत तक ध्यान से सुनिएगा। इन चुनावों का पूर्ण विश्लेषण किया जाए तो सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क लेफ्ट पार्टियों का हुआ है। वहीं बात करें वहां की सबसे छोटी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की, तो उसने लगातार सकारात्मक परिणाम लाए हैं। भाजपा को सीट भले ही न मिले हों, लेकिन वोट परसेंटेज की बात करें तो गजब की बढ़ोतरी हुई है। 2016 विधानसभा चुनाव के बाद अगले महीने में बंगाल के 7 जिलों में स्थानीय निकाय चुनाव संपन्न हुए। इन सभी जिलों में टीएमसी ने क्लीन स्वीप किया, लेकिन आश्चर्य की बात थी कि भाजपा सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनकर उभरी। यानी कि जो शून्य पर कभी थे वो लगातार लेफ्ट पार्टियों को और कांग्रेस पार्टियों को पीछे छोड़ते हुए टीएमसी के मुकाबले में आ गए और सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनकर उभरी।
2012 और 2017 के स्थानीय निकाय चुनाव का रिकॉर्ड देखा जाए तो टीएमसी और भाजपा ने लेफ्ट फ्रंट का पूरा वोट अपने नाम कर लिया है। भाजपा की तैयारी वो बढ़ता कद। अब बात कर लेते हैं बीजेपी ने तैयारी कैसे की है और कैसे भारतीय जनता पार्टी का कद बढ़ रहा है। अब बात कर लेते हैं भाजपा के बढ़ते कद व तैयारी की। भाजपा की तैयारी को 2019 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर देखा जा सकता है। भाजपा ने इन लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की सभी 42 संसदीय सीटों में से 18 पर जीत दर्ज की, जो कि अप्रत्याशित था। इस चुनाव के बाद भाजपा प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और पहली बार हिंदुत्व व राष्ट्रवाद के मुद्दे पर किसी पार्टी ने इतनी बड़ी जीत प्राप्त की। इसके अलावा हाल ही के महीनों में ममता बनर्जी की पार्टी में जिस तरह बगावत का दौर शुरू हुआ, वह भी भाजपा के लिए सुखद संकेत है। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में 11 विधायक, एक सांसद और एक पूर्व सांसद ने भाजपा की सदस्यता ली। इसके अलावा आपको बता दें कि अभी 7 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, जहां पे और भी कई नेता, दर्जनों नेता बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती, सौरभ गांगुली समेत और कई बड़े कद्दावर नेता हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम शुवेंदु अधिकारी का है, जो कि पूर्वी मिदनापुर जिले के एक प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से आते हैं। शुवेंदु का राजनीतिक प्रभाव पश्चिम बंगाल के लगभग 60 से 70 विधानसभा सीटों पर स्पष्ट तौर पर माना जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 2016 का विधानसभा चुनाव। इस चुनाव में शुवेंदु के दबदबे वाले जंगल महल, पूर्वी मिदनापुर और पश्चिम वर्धमान जिले, मिदनापुर पश्चिम बंगाल वर्धमान जिले की 65 सीटों पर टीएमसी को करीब 48% वोट मिले थे। यह आंकड़ा 2006 के विधानसभा चुनाव के 20% ज्यादा, यानी 2006 में जो टीएमसी को वोट मिला था, उसके बाद नंदीग्राम आंदोलन हुआ। नंदीग्राम आंदोलन में 2007 में शुवेंदु अधिकारी बढ़ चढ़कर भाग लिए थे और उसका प्रभाव देखने को मिला। वहीं शुवेंदु अधिकारी ने 2007 में नंदीग्राम भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसने 2011 में ममता बनर्जी को सत्ता दिलाने में अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा वोटों का ध्रुवीकरण, ममता सरकार से प्रदेश में अराजकता, वोटों के ध्रुवीकरण की बात करें तो ममता सरकार से प्रदेश में अराजकता, राम, हिंदुत्व, रोहिंग्या आदि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर भाजपा ने पूरी ताकत के साथ राजनीतिक दांव लगा दिया। जाहिर सी बात है, यदि भाजपा और तृणमूल कांग्रेस में बड़ा कड़ा मुकाबला होता है तो अन्य पार्टियों का अधिकांश वोट इन्हीं पार्टी पर शेयर हो जाएगा। यानी कि मामला स्पष्ट है कि पश्चिम बंगाल में वोट कन्वर्ट होंगे सीधे तौर पे 2 पार्टियों पे, और जिसमें बीजेपी कड़ा चैलेंज कर दे रही है ममता बनर्जी को। 15 वर्षों तक कांग्रेस के हाथ में रहा असम अब भाजपा के पाले में है। अब आ जाते हैं हम असम पे। पश्चिम बंगाल पे बात हो गई। पश्चिम बंगाल की स्थिति स्पष्ट है, मुकाबला कांटे का है। उसी पश्चिम बंगाल में एक चीज और ऐड कर देते हैं कि नंदीग्राम से शुवेंदु अधिकारी और उन्हीं जिससे पहले पार्टी में थी ममता बनर्जी, दोनों आमने सामने हैं। और इस चुनाव में शुवेंदु अधिकारी ने खुद ऐलान किया है कि वो 50,000 वोटों से ममता बनर्जी को इस बार हराने वाले हैं। बात करते हैं असम की, तो यहां भाजपा को अन्य पार्टियों से चुनौती का सामना करना पड़ेगा। दरअसल असम में एनडीए की सरकार है और बीजेपी नेता सर्बानंद सोनोवाल यहां के मुख्यमंत्री हैं। असम विधानसभा कुल 126 सीटें हैं, जिनमें से पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को 60 सीटें व कांग्रेस को मात्र 26 सीटों पर ही जीत मिली थी। खास बात यह है कि असम भी 2001 से 15 सालों तक कांग्रेस के कब्जे में रही है। यानी भाजपा ने यहां भी पिछले विधानसभा में रिकॉर्ड तोड़ते हुए सरकार बनाई थी। इस बार अपनी ही सरकार बचाने की चुनौती है बीजेपी के लिए। पहली बार तमिलनाडु के चुनाव में नहीं है अम्मा और करुणानिधि। अब तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। तमिलनाडु में अम्मा यानी कि आप सबको पता है जयललिता और करुणानिधि, जिनसे तमिलनाडु के लोग बड़े भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, और वो लोग, उन लोगों का निधन हो गया है हाल ही में। अब वो लोग नहीं हैं। उनके न रहने पर वहां की राजनीति कैसी होने वाली है। तमिलनाडु की राजनीति की बात करें तो यहां विचारों वाली पार्टी से ज्यादा महत्व व्यक्ति विशेष को दिया जाता है, लेकिन यहां की जनता नेता को प्राण से भी ज्यादा प्रिय करती है। और प्राण से भी ज्यादा प्रिय नेता जयललिता यानी अम्मा,
वह एस करुणानिधि दोनों अब नहीं रहे हैं। इनकी जगह फिलहाल अभी तक कोई नहीं ले पाया है। ऐसे में भाजपा मोदी को लोकप्रिय नेता के रूप में प्रोजेक्ट कर रही है। वर्तमान में यहां एनडीए की सरकार, जो कि ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK की अगुवाई में चल रही है। यह पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की है। उनके निधन के बाद के पलानीस्वामी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। वहीं दिवंगत एस करुणानिधि की पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK मुख्य विपक्षी पार्टी है, जिसका कमान करुणानिधि के बेटे MK स्टालिन संभाल रहे हैं। MK स्टालिन ही मुख्यमंत्री पद के लिए प्रबल दावेदार भी हैं विपक्ष के रूप में। DMK इस वक्त यूपीए का हिस्सा है और कांग्रेस यहां सहयोगी पार्टी के रूप में सक्रिय है। यूपीए की बात करें तो कांग्रेस और उसके साथ जितने भी गठबंधन बनाते हैं वो सारी पार्टियां। वहीं एनडीए की बात करें तो बीजेपी और उसके गठबंधन की पार्टियां। इस बार चुनाव में मुख्य पुराने चेहरे नहीं हैं। ऐसे में यह देखना होगा कि यहां की जनता किसे पसंद करती है। अब बात कर लेते हैं लेफ्ट फ्रंट का इकलौता किला केरल, उसके बारे में। केरल दांव पे है। लेफ्ट पार्टियों के बारे में हम ऊपर ही बता चुके हैं आपको कि वर्तमान में केरल ही एकमात्र राज्य बचा है जहां वामपंथी पार्टी सत्ता में है। बात करें केरल के 140 विधानसभा सीटों की, तो यहां 40 साल से केरल की कुर्सी पर LDF और UDF फ्रंटों के पास ही रही है। LDF और UDF फ्रंटों के पास 40 सालों से बारी बारी से वो बदलते रहते हैं। राज्य में यही दोनों बड़े राजनीतिक धड़े हैं। 1982 के बाद से राज्य की राजनीति इन्हीं दोनों फ्रंट के इर्द गिर्द घूमती रही है। लेकिन मौजूदा दौर में यहां LDF लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI एंड CPIM मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी दोनों जोड़ के LDF बनाए, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट। लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट का दबदबा है और मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के नेतृत्व में उन्हीं की सरकार भी है। केरल में भाजपा की उपस्थिति न के बराबर है। यहां देश का अल्पसंख्यक समाज बहुसंख्यक है। यही वजह है कि भाजपा के हिंदुत्व, राष्ट्रवाद आदि एजेंडे यहां सफल नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि पहले की तुलना में बीजेपी का कद यहां भी बढ़ रहा है। यहां जातिगत समीकरण की बात करें तो 18.38% ईसाई और 26.56% मुस्लिम आबादी है। इन दोनों धर्म का वोट ही केरल का सत्ता तय करता है। इस राज्य की राजनीति में चर्च और ट्रेड यूनियंस का काफी दबदबा है। यही वजह है कि बीजेपी यहां हिंदू वोटरों को साधने के साथ साथ ईसाई मतदाताओं को भी साधने का प्रयास कर रही है। फिलहाल राहुल गांधी भी LDF के साथ कांग्रेस को सत्ता में लाने के प्रयास में पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं। राहुल गांधी के लिए यह राज्य इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पर वायनाड के वो सांसद हैं। अजीब बात तो यह है कि कांग्रेस पश्चिम बंगाल में लेफ्ट फ्रंट के साथ चुनाव लड़ रही है, वहीं केरल में इसके खिलाफ है। अब देखना होगा कि यहां की जनता किसे चुनती है। एक मंच पे केरल में जाकर ये वामपंथी पार्टियों को कोसते हैं, गाली देते हैं, वहीं पर पश्चिम बंगाल में जब आते हैं तो उन्हीं को फूल माला से स्वागत करते हैं और उनके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं पुदुचेरी की। तो पुदुचेरी में चुनाव से पहले ही सत्ता से बाहर हो गई कांग्रेस। अभी हाल में ही आपने सुना होगा कि कांग्रेस की सरकार गिर गई। बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की। यहां खुद की विधानसभा भी है। अभी हाल में ही राजनीतिक फूट की वजह से कांग्रेस की सरकार कार्यकाल पूरा करने से पहले ही अल्पमत में आ गई और मुख्यमंत्री वी नारायणसामी को इस्तीफा देना पड़ा। पुदुचेरी विधानसभा में विधायकों की संख्या 30 है। इसके अलावा 3 विधायकों को अलग से मनोनीत किया जाता है। वर्तमान में ये 3 मनोनीत विधायक भाजपा के हैं, 15 चुने गए विधायक कांग्रेस के, 2 DMK के, AIADMK के 4, AINRC के 8 व 1 निर्दलीय विधायक है। यहां भी एनडीए बनाम यूपीए की लड़ाई है। यूपीए में कांग्रेस बड़ी पार्टी के रूप में है, वहीं एनडीए की बात करें तो ऑल इंडिया NR कांग्रेस AINRC सबसे बड़ी पार्टी है, जिसको पूर्व मुख्यमंत्री N रंगास्वामी ने बनाया था। इसके साथ ही भाजपा और AIADMK भी एनडीए के घटक दल हैं। अब दिलचस्प होगा कि यहां कांग्रेस वापस सत्ता में आ पाती है या यह भी राज्य खो बैठती है। तो यह रही विभिन्न राज्यों के चुनाव की जो गणित और समीकरण और पुराना जो भी इतिहास रहा है। कुल मिला के इन 5 राज्यों के चुनाव परिणाम का इंतजार पूरे देश को है। अब देखना यह होगा कि लेफ्ट पार्टियां और कांग्रेस अपनी लाज बचा पाती हैं या एक साथ ही चली जाती हैं। साथ ही साथ भाजपा का कद बढ़ता
तो आने वाले लोकसभा चुनाव में 2024 में भाजपा का भगवा रथ कोई भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि भाजपा की जीत के बाद दक्षिण और पूर्वी भारत में मोदी अपनी नई जमीन स्थापित करने में पूरी तरह से कामयाब हो जाएंगे। किस राज्य में कब है चुनाव यह भी जान लीजिए। पश्चिम बंगाल 8 चरण चुनाव, 294 सीट है। 27 मार्च, 1 अप्रैल, 6 अप्रैल, 10 अप्रैल, 17 अप्रैल, 22 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल में है। इसके अलावा बात करते हैं असम चुनाव की 3 चरण में है और कुल मिला के 2 मई को सबका परिणाम आना है। जानकारी आपको अच्छी लगी हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। वीडियो को शेयर करिए, ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। जुड़े रहिए ओनली न्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन। हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।